आप हैं मेरे YouTube चैनल ग्रो विद बायोलॉजी में। आज जो सेगमेंट हम चालू करने वाले हैं वो है बायोस्टैटिस्टिक्स, जिसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि 15 डेज में आपको बायोस्टैटिस्टिक्स का फुल कोर्स कवर कर दिया जाए। तो उसमें आज फर्स्ट लेक्चर है जिसमें हम पढ़ेंगे कि डाटा कलेक्शंस और स्टैटिस्टिक्स का इंट्रोडक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फादर ऑफ बायोमेट्री या यूजेनेसिस। इस इनके लिए जो नाम है वो है सर फ्रांसिस गैल्टन। तो सर फ्रांसिस गैल्टन को फादर ऑफ बायोमेट्री और यूजेनेसिस बोला जाता है। यह है उनकी तस्वीर। नेक्स्ट हम आते हैं द टर्म बायोमेट्री। ये बायोमेट्री टर्म किसने कॉइन किया है? ये है W.F.R. वेल्डन। अब ये नाम कहाँ लिखने की जरूरत पड़ेगी, कहाँ आता है, ये सारे क्वेश्चंस आते हैं अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं, वहां आप लिख सकते हैं। अगर आपको कोई शॉर्ट आंसर्स पूछ रहा है कि व्हाट इज बायोस्टैटिस्टिक्स, एक्सप्लेन इट, तब आप इसमें इन साइंटिस्ट का नाम लिख सकते हैं ताकि आपके आंसर में वेटेज बढ़ सके। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं फादर ऑफ मॉडर्न स्टैटिस्टिक्स। फादर ऑफ मॉडर्न स्टैटिस्टिक्स है कार्ल पियर्सन। कार्ल पियर्सन एक ऐसे साइंटिस्ट है जिनके बारे में हम बहुत बार देखेंगे, क्योंकि बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं जिनके बारे में कार्ल पियर्सन ने बहुत रूल्स एंड रेगुलेशंस बताया है। तो उनके नाम्स पे ही आपको बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं, अगर हम इंट्रोडक्शन में बात करें तो सबसे पहला इंट्रोडक्शन है कि डाटा क्या होता है। डाटा होता है कलेक्शन ऑफ फैक्ट, जो भी सच है या गलत है, जिसके बेसिस पे हम आगे एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, उसको बोलेंगे डाटा। ये ऑब्जर्वेशन हो सकते हैं, ये मेजरमेंट हो सकते हैं। जहां ये कहाँ से मिलेंगे? ये आपको मिलेंगे चाहे आपने कोई सर्वे किया है या आपने कहीं से कलेक्शन किया है, कोई एक्सपेरिमेंट किया है। ये सारे चीज को हम बोलते हैं डाटा। सपोज हमने प्लांट हाइट मेजर किया है एक फॉरेस्ट की, या फिर हमने नंबर ऑफ प्लांट्स काउंट किया है, नंबर ऑफ ट्रीज काउंट किया है, तो ये सब है हमारे डाटा। प्लांट हाइट है, नंबर ऑफ बैक्टीरिया, पेशेंट ब्लड सैंपल्स, ब्लड प्रेशर्स, ये सारे आ जाएंगे डाटा जिसके ऊपर हम वर्क करेंगे। अब आते हैं वेरिएबल कौन होता है। वेरिएबल वो टर्मिनोलॉजी है जब हम यूज करते हैं जब कैरेक्टर की वैल्यूएशन बदल जाती है। अगर मैंने कहा 1 तो हर वक्त वो 1 ही रहेगा। पर अगर मैंने कहा कि हाइट ऑफ अ पेंसिल, तो हाइट ऑफ अ पेंसिल 15 सेंटीमीटर हो सकता है, 14 हो सकता है, 10 सेंटीमीटर हो सकता है, 5 सेंटीमीटर हो सकता है। तो ये चेंज हो सकता है अगर हमने उसको शार्प कर दिया है तो इस तरह से जो वैल्यूज चेंज हो जाए उसको हम बोलेंगे वेरिएबल। वेरिएबल में भी दो तरह का आता है, एक होता है क्वालिटेटिव वेरिएबल, दूसरा होता है क्वांटिटेटिव वेरिएबल। ये वेरिएबल को हम पीछे फिर से डिटेल में पढ़ेंगे। अब समझने के लिए समझते हैं क्वालिटेटिव वेरिएबल कौन सा होता है, जिसमें हमको क्वालिटी पता चलता है। क्वालिटी मतलब अच्छा या बुरा, आपके पास है या नहीं है। तो यस और नो, गुड और बेटर, वेरी गुड, एक्सीलेंट, ये सारे होते हैं क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव क्या होते हैं? जहां पे हम बात करते हैं एग्जैक्ट न्यूमेरिकल वैल्यूज की, वो हो जाते हैं क्वांटिटेटिव डाटा। जहां पे हम वेट, ह्यूमन एज, नंबर ऑफ पर्सन्स, इस सब की बात कर रहे हैं, तो वो हो जाता है हमारा क्वांटिटेटिव वेरिएबल या क्वांटिटेटिव डाटा। आगे बात करते हैं पॉपुलेशन और सैंपल। ये दो बहुत चीज इंपॉर्टेंट है। डाटा जो आप कलेक्ट करते हैं वो पॉपुलेशन से करते हैं, और वो सिलेक्टेड डाटा को हम बाद में बोलने लग जाते हैं सैंपल्स, या सैंपल्स में से हम बोल सकते हैं डाटा। तो पॉपुलेशन कौन है? जहां पे पूरा कंप्लीट सेट ऑफ इंडिविजुअल हो जो कि हमारे काम का हो, उसको हम पॉपुलेशन बोलेंगे। सपोज हमको चाहिए जूलॉजी या बायोटेक के बच्चे, तो हम पॉपुलेशन जो हमारे रहेंगे, या हमको चाहिए लाइफ साइंस के बच्चे,
तो लाइफ साइंस के स्टूडेंट्स मतलब सिर्फ हमारे लाइफ साइंस के स्टूडेंट्स को ही काउंट करोगे तो वो आपका पॉपुलेशन होगा। आपके कॉलेज में कितने बच्चे एनरोल्ड है वो आपके पॉपुलेशन नहीं होंगे। फिर से बता रही हूँ। दूसरा एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज हम को जैसे यहाँ पे दिया है ऑल पेशेंट्स विद डायबिटीज इन अ हॉस्पिटल। सपोज हमको डायबिटीज पेशेंट के ऊपर काम करना है, तो हमारा जो पॉपुलेशन, जिस पॉपुलेशन पे हम वर्क करेंगे उसके सारे के सारे डाटा डायबिटिक वाले होने चाहिए। अब अगर आपने हार्ट पेशेंट को ले लिया है तो आपका डाटा गलत है, आपका पॉपुलेशन का जो सिलेक्शन है वो सिलेक्शन गलत है। तो आपको वही चीज लेना है जो आपके एक्सपेरिमेंट से कनेक्टेड हो। अगर आपने उसको छोड़ के दूसरा कुछ पॉपुलेशन ले लिया है तो वो गलत हो जाएगा। सैंपल क्या होता है? उस पॉपुलेशन का एक सबसेट। अब अगर हमने कहा कि 1 लाख पॉपुलेशन है, 1 लाख पेशेंट्स है जिसको डायबिटीज है, तो क्या आप 1 लाख पेशेंट के ऊपर काम कर सकते हो? आप सपोज नहीं कर सकते हो। तो हम 1 लाख पेशेंट से बात करें, 1 लाख पेशेंट से सारे वैल्यूज जाने, सारे उनके ब्लड शुगर लेवल्स, ब्लड प्रेशर लेवल, कब खाना खाते हैं, कब सोते हैं, कितनी दवाई खाते हैं, ये सारा डाटा हम 1 लाख पेशेंट्स का नहीं ले सकते। तो उस केसेस में हमको क्या करना पड़ता है? उस 1 लाख में से हम किसी को सिलेक्ट कर लेते हैं जो कि उस 1 लाख का रिप्रेजेंटेटिव है, उसको हम बोलते हैं सैंपल। अब ये सैंपल कल डाटा सैम्पलिंग हम पढ़ेंगे, तो हम कैसे सिलेक्शन किए ये सारा चीज हम कल पढ़ेंगे। आज क्योंकि ये इंट्रोडक्टरी क्लास है तो हम आपको सिर्फ टर्मिनोलॉजीज बता रहे हैं, क्योंकि ये टर्मिनोलॉजी अभी 15 दिन तक यही यूज होने वाले हैं। तो अगर आपको कोई डाउट हो रहा है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको यहाँ तक समझ में आया हो तो एक लाइक क्लिक करिए, ताकि हमको भी समझ में आए कि आपको सच में समझ में आ रहा है। हम जो मेहनत कर रहे हैं आपको समझाने का वो सफल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये आपके लाइक से ही हमको समझ में आता है। अब आते हैं कंटिन्यूअस वेरिएबल्स, वो वेरिएबल्स जो कंटिन्यूअसली चेंज हो रहे हैं। अब कंटिन्यूअस वेरिएबल क्या है? एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू चेंज होती है, पर क्या 0 से चेंज होके 100 हो जाएगा? क्या 0 से चेंज होके 1000 हो जाएगा? नहीं, एक स्पेसिफिक रेंज तक वो चेंज हो सकती है और ये कंटिन्यूअस स्केल में हम मेजर कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं कंटिन्यूअस वेरिएबल। अब कंटिन्यूअस वेरिएबल में जैसे हाइट ऑफ प्लांट 150.2, 150.25, 150.256। अब ये 150 जो है ये कॉमन हो गया। अब चेंज क्या हो रहा है? 0.2, 0.25, 0.256, इस तरह से डेसिमल में चेंज हो रहा है, पर कांस्टेंट वैल्यू क्या है? 150। उसी तरह एक स्पेसिफिक रेंज के अंदर अगर वो कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे कंटिन्यूअस वेरिएबल। जहां पे आप लिख लेते हो कि 10 से 20, तो 10 से 20 के बीच में कुछ भी, तो दैट इज अ कंटिन्यूअस वेरिएबल। बॉडी वेट ऑफ अ पर्सन 60.5, 60.75, ये 0.5, 0.5, 0.25, 0.35 ऐसे करके चेंज हो सकता है, पर मेन एक्चुअल वैल्यू जो है वो 60 का 60 रह जा रहा है, इसीलिए हम इसको बोल रहे हैं कंटिन्यूअस वेरिएबल। नेक्स्ट आते हैं डिसकंटिन्यूअस वेरिएबल। डिसकंटिन्यूअस वेरिएबल को बोला जाता है डिस्क्रीट वेरिएबल। तो डिस्क्रीट वेरिएबल क्या होता है? डिस्क्रीट वेरिएबल है जहां पे हम स्पेसिफिक होल नंबर्स पे बात करते हैं, हम डेसिमल्स की नहीं बात कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए 0.25 मतलब ये डेसिमल में है, 0.256 ये डेसिमल में, तो ये कंप्लीटली डिवाइडेड नहीं है, ये एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है। पर जब हम डिसकंटिन्यूअस या डिस्क्रीट वैल्यू की बात करेंगे तब हम होल नंबर्स की बात करेंगे। जब हम होल नंबर्स की बात कर रहे हैं मतलब यहाँ पे कोई कंटिन्यूएशन नहीं है, 1 है तो 1 ही है, 2 है तो 2 ही है। पर जबकि कंटिन्यूअस में 1.1 भी हो सकता है, 1.2 भी हो सकता है, 1.3 भी हो सकता है। तो डिसकंटिन्यूअस या फिर डिस्क्रीट का मतलब है जहां पे हमारी वैल्यूज स्पेसिफिक होल नंबर्स में हो। एग्जाम्पल्स देखिए, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास 20, 21, 22, बैक्टीरियल कॉलोनीज का नंबर प्लेट में
40, 46, 47 ये एग्जैक्ट नंबर्स है। नेक्स्ट आते हैं पैरामीटर्स। पैरामीटर्स वो क्राइटेरिया है जिसके बेसिस जो कि पॉपुलेशन से हमको समझ में आ जाता है। ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू है जो पॉपुलेशन के बारे में बता रहा है। तो पैरामीटर अगर हम देखें तो पॉपुलेशन का पैरामीटर या पॉपुलेशन मीन को हम रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से। उसी तरह अगर हमने सैंपल सिलेक्ट कर लिया है तो जो सैंपल का मीन होगा उसको रिप्रेजेंट करोगे एक्स बार से। तो एक है पैरामीटर जो कि पॉपुलेशन पे काम आता है और स्टैटिस्टिक्स जो कि सैंपल में काउंट होता है। अल्टीमेटली वही है, 1 लाख के ऊपर कैलकुलेट कर रहे हो तो म्यू निकाल रहे हो, और अगर 1000 पे कैलकुलेट कर रहे हो या 100 पे कैलकुलेट कर रहे हो जो आपका सैंपल है उस पे कैलकुलेट कर रहे हो तो वो है एक्स बार। तो ये हो गया स्टैटिस्टिक्स और दूसरा वर्ड है पैरामीटर। याद रखो पैरामीटर पी से है, पॉपुलेशन भी पी से है, स्टैटिस्टिक्स एस से है और सैंपल भी एस से है। नेक्स्ट आते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वो होता है जिसमें किसी भी सैंपल का मीन मीडियन मोड सेम होता है। आप अगर एक बेल शेप्ड डिस्ट्रीब्यूशन बना लो तो वो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अब आते हैं सैंपलिंग। सैंपलिंग कैसे करना है? सैंपलिंग में रैंडम सैंपलिंग, स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग और सिस्टमैटिक सैंपलिंग। सैंपलिंग की डिटेल वीडियो कल आने वाली है तो हम वहां पे इसको डिस्कस कर लेंगे। फिर आते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स क्या बताता है? ये आपके पूरे सैंपल को समराइज करता है। जब आपके पूरे डाटा को एनालाइज करके समराइज कर दे तो उसको बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स किस पे लागू होता है? अभी हमने पढ़ा सैंपल में, एस फॉर स्टैटिस्टिक्स, एस फॉर सैंपल। तो स्टैटिस्टिक्स जो है वो सैंपल पे लागू होता है और ये आपको क्या बताता है? उस सैंपल के पूरे डिटेल बता देगा, जैसे कि मीन है, मीडियन है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, ग्राफ्स, चार्ट से आप उस पूरे डाटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये पूरा डिस्क्रिप्टिव कैरेक्टर्स बताने वाला है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। फिर आ जाते हैं हम मीन में। मीन क्या है? ऑल सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये हमने बार बार पढ़ा है। ये आपको एक सेंट्रल वैल्यू बताता है। मीडियन क्या बताता है? मीडियन बताता है वो वैल्यू जो कि पूरे डाटा को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकता है, या मिडिल वैल्यू आप बोल सकते हो। मोड क्या बताता है? वो वैल्यू जो कि सबसे ज्यादा बार, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो या जो सैंपल सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है, दैट इज मोड। स्टैंडर्ड डेविएशन है कि आपके मीन से जो बाकी वैल्यूज है वो कितने डिफरेंसेस पे है, उसको हम डिस्पर्शन या स्प्रेडिंग बोल सकते हैं। जैसे नॉर्मल कर्व है, अभी हमने यहाँ पे पढ़ा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें मीन मीडियन मोड सेंटर में होता है बेल शेप में। अब बेल शेप्ड का जो सेंटर है वो सबसे हाइट पे होगा और साइड में वैल्यूएशन कम होने लगेगी। अगर आप इसमें ऐसा ग्राफ समझे तो जैसे ये आपका ग्राफ है तो बेल शेप डाटा ऐसा बनेगा। ये आपका वैल्यूएशन जहां पे हम मीन मीडियन मोड सब स्टैंडर्ड में हो जाए या सेम हो जाए। अब यहां से यहां तक का डिफरेंस और यहां से यहां तक का डिस्पर्शन, इसको हम बोलते हैं डिस्पर्शन। ये डिस्पर्शन है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। जितना ज्यादा डिस्पर्शन है उतना ज्यादा वेरिएशन है। वेरिएंस क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। अगर आपने स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना सीख लिया है तो स्टैंडर्ड डेविएशन का अगर आप स्क्वायर कर देंगे तो आपको मिल जाएगा वेरिएंस। नेक्स्ट आते हैं स्टैंडर्ड एरर। अब स्टैंडर्ड एरर क्या होता है? जब भी आप कोई सैंपल मीन निकालते हैं और उसको कंपेयर करते हैं पॉपुलेशन मीन्स के साथ, तब आपको कुछ कुछ डिफरेंसेस देखने मिलता है। याद रखिए, एक मैं बोल रही हूं, एक है आपका सैंपल मीन और एक है आपका पॉपुलेशन मीन। अगर आपका सैंपल मीन और पॉपुलेशन मीन में डिफरेंसेस है तो वो एरर है। अगर वो एक्यूरेट है तो फिर वो सही है। सपोज जैसे ये एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, एवरेज हाइट ऑफ प्लांट। एवरेज हाइट ऑफ प्लांट हम ले रहे हैं, जो स्टैंडर्ड डेविएशन बता रहा है ये हम ले रहे हैं एवरेज हाइट ऑफ प्लांट। स्टैंडर्ड डेविएशन दे रहा है 10 सेंटीमीटर
और सैंपल साइज है 25। तो स्टैंडर्ड एरर कितना आ रहा है 10/5 दैट इज 2। ये है स्टैंडर्ड एरर। मतलब अगर आपने लिखा 10 सेंटीमीटर तो ये हो सकता है 10 ± 2, मतलब 12 भी हो सकता है या फिर 10 - 2 8 भी हो सकता है। तो ये है डिफरेंसेस। मतलब अगर मैं ऐसा ग्राफ प्लॉट करूं तो ये सेंट्रल वैल्यू मेरा हो गया 10, तो यहां से ये वैल्यू यहाँ पे 8 हो सकता है और ये बढ़ के हो सकता है 12। दैट इज एरर कि प्लस माइनस कितनी गलतियां आप इसमें दिख शो कर पा रहे हो। नेक्स्ट वी मूव टू फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी होता है कि हर एक नंबर कितने बार रिपीट हो रहा है, दैट इज फ्रीक्वेंसी। प्रोबेबिलिटी है कि ऑकर होगा कि नहीं होगा। सपोज मैंने कहा कि हमने एक सिक्का उछाला, उसमें हो सकता है टेल या फिर हो सकता है हेड। तो अगर टेल होगा तो हेड नहीं होगा और अगर हेड होगा तो टेल नहीं होगा। तो ये है चांसेस कि हेड आएगा कि टेल आएगा। ये चांस जो है दैट इज प्रोबेबिलिटी और इसका वैल्यूएशन होता है 0 to 1 के रेंज में। नेक्स्ट आते हैं हाइपोथेसिस। जब भी आप कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हम पहले ये मानते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो सही है। कि आप नॉर्मली डेली लाइफ में जब आप लैब में काम करते होंगे तो आपको पता है कि आप जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हो आप जानबूझ के गलत तो करोगे नहीं, तो आप जानबूझ के सही एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करोगे। वैसे ही आप जो रिजल्ट लाओगे उसको आप मानोगे कि ये स्टैटिस्टिकली टेस्टेड, स्टैटिस्टिकली जब हम टेस्ट करते हैं तो ये सही है। तो जब हम सही है बोलते हैं तो इसको बोलते हैं नल हाइपोथेसिस, और अगर गलत है तो फिर उसको बोलेंगे ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। मतलब हमने जो हाइपोथेसिस ली है कि हाँ जो हमने किया है वो करेक्ट है, और सॉल्यूशन निकालने के बाद आप सच में चेक कर लो और निकले कि ये करेक्ट है, तो आपका नल हाइपोथेसिस ट्रू है और इस नल हाइपोथेसिस को आप एक्सेप्ट कर लोगे। पर अगर आपने सोच स्टार्टिंग में लिखा कि ये करेक्ट है और आखिरी में आया कि इट इज नॉट करेक्ट, अगर आखिरी में आता है कि इट इज नॉट करेक्ट, तो उस केस में क्या हो जाएगा कि आपने जो लिखा है कि ट्रू है वो हो जाएगा फॉल्स। तो आपका नल हाइपोथेसिस और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस एक दूसरे का ऑल्टरनेट है। अगर H0 सही है तो H1 गलत होगा, अगर H0 गलत है तो फिर H1 सही होगा। तो ये है हाइपोथेसिस। फिर आते हैं पी वैल्यूज। पी वैल्यूज होता है कि प्रोबेबिलिटी। अब आप कितना परसेंट तक गलती अलाउड करते हो? आप गलती अलाउड करते हो 5% एरर। अब ये सारा चीज हम डिटेलिंग में देखेंगे। अगर हमारा ये कर्व है और यहाँ पे आखिरी में ये 1 टेल 2 टेल ये सब हम पढ़ेंगे, तो यहाँ पे आखिरी में 5% मतलब इधर 2.5% और इधर 2.5%, इतनी गलतियां हैं। तो बीच का जो बच गया वो है कितना 95%। मतलब आपका सही होने का पार्ट है 95% और गलत होने का पार्ट है 5%। और अगर मैं इसको और कम कर दूं, अगर सपोज मैं इसको कम कर दूं और 1% ले लूं, तो यहाँ पे हो जाएगा 0.5% और यहाँ हो जाएगा 0.5%। मतलब आपके गलती करने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे ताकि आपका वैल्यूएशन या एक्यूरेसी बढ़ जाए। तो वो होता है पी वैल्यूज। हम कुछ कुछ टेबल्स शेयर करेंगे जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी। होप्सो कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ये हाइपोथेसिस जब हम टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस निकालते तब हमको इसकी जरूरत पड़ती है। फिर आते हैं कोरिलेशन और रिग्रेशन। पहले देख लेते हैं कोरिलेशन। ये आपको बताता है कि दो वेरिएबल के बीच का रिलेशनशिप कैसा है और कितना अच्छा है कितना बुरा है, क्या सच में इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप है या नहीं है। ये चीज जब एनालाइज करते हो तो आप यूज करते हो कोरिलेशन। जैसे हाइट और वेट, हाइट बढ़ते जा रही है तो वेट भी बढ़ते जाएगी, या वेट बढ़ते जा रही है तो हाइट भी बढ़ते जाएगी। क्या ये सच में रिलेटेबल है या नहीं है, ये चेक करना, दैट इज कोरिलेशन। रिग्रेशन होता है जब हम देख लेते कि सच में कोरिलेशन है तो दो वेरिएबल्स आ जाते हैं। देखिए रिलेशनशिप बिटवीन वन इज डिपेंडेंट एंड अदर इज इंडिपेंडेंट।
तो अगर एक डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट है तो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वैल्यूएशंस में रिलेशनशिप कैसा है ये डिटरमाइन करना इज रिग्रेशन एनालिसिस। सपोज मैं दो वेरिएबल की बात करूं, एक्स और वाई है, एक्स वाई पे डिपेंडेंट है, तो अगर मेरे पास एक्स की 4 वैल्यू है और 5वीं वैल्यू मिसिंग है तो मैं इसमें से निकाल सकती हूँ, अगर मेरे पास वाई की वैल्यू है तो मैं निकाल सकती हूँ कि एक्स कितना होगा। तो दैट इज डिपेंडेंसी। इंडिपेंडेंट है तो आप नहीं निकाल सकते, तो दैट इज रिग्रेशन के आपको बताएगा कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल में रिलेशनशिप कैसा है। अब आ जाते हैं हम डाटा कलेक्शन की। जब आप डाटा कलेक्ट करते हो, हमारा जो इंट्रोडक्शन के बाद सेकेंड पार्ट है डाटा कलेक्शन, इसमें बात करते हैं हम पहले वेरिएबल की। तो जो भी आपका डाटा है उस डाटा में से जब आपने सैंपल लिया, अब इस सैंपल का हर एक वैल्यू जो हर एक ऑब्जर्वेशन में चेंज हो जाएगा, दैट वैल्यू इज वेरिएबल। वेरिएट क्या है? हर वैल्यू को हम वेरिएट बोलेंगे। सपोज हमारे पास सैंपल है 20, 25, सपोज हमारे पास वैल्यू है 20, 25, 30, 35, 70, इस तरह की वैल्यूज है। तो ये सारे वैल्यूज चेंज हो जा रही है, तो ये सारी वैल्यूज हो गई वेरिएबल। तो 20 क्या है? 20 एक वेरिएट है। 25 क्या है? ये भी एक वेरिएट है। तो इस वेरिएबल के इंडिविजुअल वैल्यूज, इस वेरिएबल के इंडिविजुअल वैल्यूज को हम बोलेंगे वेरिएट। अब ये हम पहले पढ़ चुके हैं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। अब अगर क्वांटिटेटिव है तो क्वांटिटी बताएगा। क्वांटिटी कैसे बताएगा? ये नंबर्स। और क्वालिटेटिव अगर है तो सपोज ब्लड ग्रुप बता रहा है, ब्लड ग्रुप बता रहा है कि ये ब्लड ग्रुप ए है, ए पॉजिटिव है, नेगेटिव है, बी पॉजिटिव है, ओ पॉजिटिव है, ए बी है, तो ये ब्लड ग्रुप बता रहा है। तो ये ब्लड ग्रुप अगर बता रहा है देन इट इज अ क्वालिटेटिव वेरिएबल। अब आते हैं हम सैंपलिंग एरर में। सैंपलिंग एरर क्या होता है? सैंपलिंग एरर का मतलब है कि सैंपल जब हम कलेक्ट कर रहे थे, सैंपल हमने कहां से कलेक्ट किया है? अभी तक अगर ध्यान से सुने हो तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमने पॉपुलेशन से सैंपल को कलेक्ट किया था। अब अगर ये पॉपुलेशन से आपने सही तरीके से सैंपल को कलेक्ट किया तो ये सैंपलिंग एरर नहीं होगा। पर अगर आपने गलती किया, मान लो ये एरिया है, एक लैंड एरिया है और यहाँ पे ऐसे कुछ घर बने हुए हैं और आपको हाउसेस कोई सिलेक्ट करना है और आपने इस पूरे एरिया में से सिर्फ इतने से एरिया के घरों को सिलेक्ट कर लिया और ये इन लोग को सिलेक्ट नहीं किया, तो इन लोग ने क्या गलती की थी कि आपने सिलेक्ट नहीं किया? तो ये जो गड़बड़ी है जहां पे हमको एक स्पेसिफिक जगह हम ले लेते हैं अपने हिसाब से, देन दैट इट इज अ सैंपलिंग एरर। ये गलती है। अगर आपने कोई क्राइटेरिया के बेस में इन लोगों को सिलेक्ट किया है तो फिर वो एरर नहीं है। ठीक है, तो सैंपलिंग एरर, अगर सैंपल साइज छोटा है तो सैंपलिंग एरर हो सकता है। सपोज हमको पूछना है कि आपको पढ़ाई समझ में आया नहीं आया, क्लास में है 100 बच्चे, पर जिस दिन हम पूछने गए उस दिन बच्चे आए थे 10 या फिर बच्चे आए थे 5 और पांचों से मैंने पूछ लिया कि समझ में आया कि नहीं आया, तो सबने कहा कि बहुत अच्छा समझ में आया। पर अगर 100 से पूछते तो ये बोलते कि हमको समझ में नहीं आया, देन इट इज अ सैंपलिंग एरर, क्योंकि आपने गलत सैंपल सिलेक्ट किया है, इसीलिए आपको रिजल्ट जो मिला है वो गलत है। दैट इज कॉजेस कि स्मॉल सैंपल साइज है तो गलत हो सकता है, रैंडम वेरिएबल हो सकता है। आपको पूछना उन लोगों से था जो कॉलेज रोज आ रहे थे या क्लास में रोज आ रहे थे, पर आपने उनसे पूछ लिया जो नहीं आ रहे थे, तो फिर अब वो इंटरप्रिटेशन जो देंगे वो गलत होगा। दैट इज रैंडम वेरिएशन। इम्प्रॉपर सैम्पलिंग टेक्निक, ये भी आपका एक इम्प्रॉपर सैम्पलिंग टेक्निक है कि आप गलत जगह से गलत इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो। जैसे यहाँ पे दिया एवरेज हाइट ऑफ स्टूडेंट्स इन यूनिवर्सिटी 170 है, इसमें से 50 स्टूडेंट्स में से मीन आ गया 168, तो डिफरेंस जो आ रहा है वो 2 सेंटीमीटर का आ रहा है। ये आपका सैंपलिंग एरर है।
मतलब पॉपुलेशन का जो मीन है म्यू और जो सैंपल का मीन है ये दोनों नियर टू नियर सेम आना चाहिए। जो डिफरेंसेस आ जाएगा वो हो जाएगा स्टैंडर्ड एरर, ये सॉरी सैंपलिंग एरर। ऐसी नॉन सैंपलिंग एरर, नॉन सैंपलिंग एरर में वो चीज आएगा जो आपके सैंपलिंग से रिलेटेड नहीं है। नॉन सैंपलिंग एरर में हम इसमें कॉजेस क्या है, ये देखिए इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, आपकी गलती नहीं है। जिस इंस्ट्रूमेंट से मान लो आप बीपी चेक कर रहे हो, तो आप बीपी तो वैसे ही चेक कर रहे हो जैसे हर एक इंसान का कर रहे हो, इंस्ट्रूमेंट खराब हो गया, बीपी एरर गलत बता रहा है, तो इसमें आपकी गलती नहीं है, वो इंस्ट्रूमेंटल एरर है। रिकॉर्डिंग मिस्टेक, अब पूरा रिकॉर्डिंग हो रहा है, मैं पूरा वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, उसमें से एक जगह का वॉइस दूसरे जगह में चले गया, देन इट इज अ रिकॉर्डिंग मिस्टेक्स। ये जानबूझ के किया वाला एरर नहीं है। डाटा एंट्री एरर, एंट्री करना था, आपके पास 1 लाख डाटा है और 1 लाख लोगों का एज लिखना है, अब किसी किसी में एज गलत लिख दिया नाम के साथ, तो दैट इज अ एंट्री, डाटा एंट्री एरर। बायस इन क्वेश्चनेयर्स, क्वेश्चनेयर्स क्या होता है, जब हम एक क्वेश्चन फॉर्मेट दे देते हैं कि इसमें ये बताइए आपको क्या पसंद है, आपको क्या अच्छा लगता है, ये सारा चीज बताइए, फिर उसमें हमने जब पूछा तो वो पूछा जो हमको अच्छा लगे या हमारे रिजल्ट के लिए अच्छा हो, दैट इज अ बायस। बायस मतलब भेदभाव करना। नॉन रेस्पॉन्सिव फ्रॉम पार्टिसिपेंट, हमने क्वेश्चन दिए 10 और मैंने कहा कि 10 के आंसर के बेसिस पे हम बताएंगे कि कैसा पढ़ाई हो रहा है, पर सबने आंसर दिया 4 में, तो ये 4 के रिजल्ट को आप 10 क्वेश्चंस के रिजल्ट के साथ इंटरप्रेट नहीं कर सकते हैं, तो उस केसेस में ये आंसर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा। एक होता है प्राइमरी डाटा, दूसरा होता है सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी डाटा जो आप खुद कलेक्ट करते हैं, सेकेंडरी डाटा वो होता है जहां से एक बार कलेक्शन हो चुका है वहां से ले। सपोज आप कोई डाटा हॉस्पिटल से कलेक्ट कर रहे हो, तो जब आप हॉस्पिटल से डाटा कलेक्ट करते हो तो हॉस्पिटल वाले तो फर्स्ट टाइम डाटा कलेक्शन कर चुके हैं, तो दैट इज अ प्राइमरी डाटा। पर जब आप उस डाटा पे आगे काम करते हो देन इट इज सेकेंडरी डाटा। इसीलिए इसमें दिया है कैटेगरी, एक है पब्लिश्ड सोर्सेस और एक होता है अनपब्लिश्ड सोर्सेस। पब्लिश्ड सोर्सेस वो होते हैं जो कि ऑनलाइन पे आपके पास अवेलेबल है रिसोर्सेस, और अनपब्लिश्ड वो जहां पे आप जाके पता करते हो। सपोज एलपीजी का कनेक्शन कितने घर में है, ये हर एक जगह पब्लिश में नहीं मिलेगा, तो आप वहां पे एक एक गैस एजेंसी में जाके आप पता कर रहे हैं, देन इट इज अनपब्लिश्ड सोर्सेस। प्राइमरी डाटा स्पेसिफिकली जो रिसर्चर है वो खुद कलेक्ट करेगा, उसके बाद वो ओरिजिनल होगा, उसका फर्स्ट हैंड रिसोर्सेज होगा। कैसे कलेक्ट कर सकता है, ऑब्जर्वेशन लेके, एक्सपेरिमेंट्स करके, सर्वे करके, इंटरव्यू करके या क्वेश्चनर बना के, इन सब तरह से वो अपने फर्स्ट हैंड डाटा जो वो कलेक्ट करेगा, दैट इज प्राइमरी डाटा। एग्जाम्पल देखिए, हाइट ऑफ प्लांट्स, लेबोरेटरी में ब्लड प्रेशर ऑफ पेशेंट और बैक्टीरियल कॉलोनीज को काउंट करना, दैट इज प्राइमरी डाटा। ये ओरिजिनल होगा, रिलेटेबल होगा। अब आप अगर बायस नहीं कर रहे हो तो फिर रिलेटेबल जरूर होगा, आपके स्टैंडर्ड सैम्पलिंग एरर्स भी नहीं होंगे, नॉन सैम्पलिंग एरर्स अगर है तो होंगे। टाइम कंज्यूमिंग और एक्सपेंसिव है, टाइम कंज्यूमिंग तो रहेगा, अगर आपको 1000 लोगों का बीपी मेजर करना है तो आपको 1000 लोगों के साथ बैठना पड़ेगा, उसका बीपी इंस्ट्रूमेंट लगा लगा के मेजर करना पड़ेगा, तो टाइम कंज्यूमिंग है। सेकेंडरी डाटा क्या होगा, सेकेंडरी डाटा वो डाटा है जो कि कलेक्ट किया जाता है दूसरों से। इस डाटा को, पीपीटी में थोड़ा सा इश्यूज आ रहा है बेटा, इस डाटा को जो कलेक्शन है वो दूसरा कोई डाटा इसको कलेक्ट कर रहा है और दूसरा उसको पब्लिश कर रहा है, तो ये रिसर्चर का ओन डाटा नहीं है, ओन कलेक्टेड डाटा नहीं है। स्पेसिफिकली अगर हम बोलना चाहे तो ये ओन कलेक्टेड डाटा नहीं है। अब ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ये गवर्नमेंट रिपोर्ट्स में डिपेंड कर सकता है, रिसर्च पेपर, बुक्स पे, जर्नल्स पे या ऑनलाइन डाटाबेसेस पे, सेंसस रिपोर्ट, ये सारे ऑब्जर्वेशंस है जहां से आप ये डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। ये है आपका सेकेंडरी डाटा। डिफरेंसेस अगर देखें, ये रिसर्चर कलेक्ट कर रहा है, ये सेकेंडरी डाटा दूसरा कोई कलेक्ट करके देता है। प्राइमरी डाटा ओरिजिनल डाटा है और सेकेंडरी डाटा अवेलेबल डाटा का एक्सपांडेड वर्जन है। टाइम कंज्यूमिंग प्राइमरी डाटा है, एक्सपेंसिव है, और सेकेंडरी डाटा लेस एक्सपेंसिव है और जल्दी आप एनालाइज कर सकते हो।
सोर्सेस ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा, ये सोर्सेस में आता है एक्सपेरिमेंट, सर्वे और सेंसस। आपने खुद एक्सपेरिमेंट किया, डाटा लिया, देन इट इज प्राइमरी डाटा। आपने सर्वे किया, डाटा लिया, प्राइमरी डाटा। सेंसस से आपने रिवल लिया, ये सेंसस अगर पब्लिश्ड है, ये ऑलरेडी पब्लिश हो चुका है, तो ये हो जाएगा सेकेंडरी डाटा। टूल्स फॉर कलेक्शन, एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड से अगर आप कलेक्ट कर रहे हो तो ये फिर से आपका सेकेंडरी डाटा है। क्वेश्चनर और शेड्यूल आपने बनाया है तो ये प्राइमरी डाटा है। मेथड्स फॉर कलेक्शन ऑफ डाटा, एग्जामिनेशन, इंटरव्यू या इन्वेस्टिगेशन, ये सारे डाटाज आ जाएंगे प्राइमरी डाटा के कैटेगरी में। तो ये है आपके डाटा कलेक्शंस के टाइप्स। क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन, क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन में सबसे पहले आता है पर्पस। अगर आप टेबल बना रहे हो तो टेबल बनाने का पर्पस क्या, जनरल पर्पस टेबल्स या फिर स्पेसिफिक पर्पस टेबल्स। आपको अगर जनरल पर्पस टेबल्स बनाना है तो ये नॉन बायस्ड है। स्पेशल पर्पस है तो भी आपको एक स्ट्रैटेजी फॉलो करनी पड़ेगी कि आप पर्सनलाइज्ड एरर इसमें ना करें। ओरिजिनलिटी के बेसिस पे प्राइमरी टेबल और डेराइव टेबल, प्राइमरी टेबल से जो नया बनता है दैट इज डेराइव टेबल। सपोज हमने लिया नंबर ऑफ या प्लांट हाइट लिया, ये हमारा प्राइमरी डाटा हो गया। अब मैंने कहा कि इसमें से उन प्लांट्स को लेना है जिसका हाइट है, उसका हाइट है 50 सेंटीमीटर टू 60 सेंटीमीटर। अब इनमें से छाट के 52 60 सेंटीमीटर से नया टेबल बना लिए तो ये हो जाएगा डिराइव्ड टेबल, क्योंकि ये इस प्राइमरी टेबल से लेके बनाया गया, दैट इज डिराइव्ड टेबल। कंस्ट्रक्शन टेबल में सिंप्लेक्स, कॉम्प्लेक्स, टू वे टेबल। अगर हम नॉर्मल टू वे टेबल की बात करें तो टू वे टेबल कैसा होगा, टू वे टेबल में आपके पास जो एग्जिस्टिंग डाटा है उस एग्जिस्टिंग डाटा में दो कैटेगरी होगी। जैसे हम मान लेते हैं एक है हमारे पास एक टेबल बना हुआ, इस टेबल में यहाँ पे है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स की। अब ये स्टूडेंट्स में दो कैटेगरी हो सकता है, एक हो सकता है बॉयज, एक होता सकता है गर्ल्स। अब यहाँ पे भी आपके पास सब्जेक्ट हो सकता है बॉटनी वाला स्टूडेंट्स, जूलॉजी वाले स्टूडेंट, केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट्स। तो ये हो जाएगा आपका टू वे डाटा। थ्री वे डाटा कैसे होगा, थ्री वे डाटा में हमारे पास तीन कैटेगरी आ जाएगी या तीन तरह से हम बात कर ले। जैसे सपोज हम बात करते हैं मेल्स की, मेल में लिटरेट कितने, इलिटरेट कितने, फीमेल में लिटरेट कितने, इलिटरेट कितने। अब इसमें भी हम कैटेगरीज बांट दे कि इसमें से एज ग्रुप 8 इयर्स तक है, अप टू 16 इयर्स है, अप टू 25 इयर्स है, तो देन इट इज अ मेल एंड फीमेल थ्री वे डाटा। आखिरी टेबल बचता दैट इज मैनीफोल्ड टेबल। मैनीफोल्ड टेबल क्या होता है, चलिए मैनीफोल्ड टेबल के लिए हम टेबल ले लेते हैं। मैनीफोल्ड टेबल के लिए हम एक टेबल बनाते हैं। सपोज ये आपका टेबल है, इस टेबल में आप कैसे वर्क करेंगे, इस टेबल में सपोज हम स्टेट वाइज डाटा कलेक्ट कर रहे हैं। ये हमने तीन कैटेगरी बना दी, सपोज ये है मेल, ये है फीमेल और ये है टोटल। वही डाटा लेते हैं हम, इलिटरेट, लिटरेट, टोटल, फिर वैसे ही फीमेल में इलिटरेट, लिटरेट और टोटल। और यहाँ पे टोटल में फिर ये तीनों कैटेगरी आ जाएगा, इलिटरेट, लिटरेट और टोटल। तो यहाँ पे जो इलिटरेट आएगा ये मेल और फीमेल दोनों को प्लस करके आएगा। यहाँ पे जो लिटरेट आएगा वो भी यहाँ का मेल और फीमेल को प्लस करके आएगा। अब ये पूरा जो डाटा है, सपोज ये पूरे एक स्टेट का है, छत्तीसगढ़ का। नेक्स्ट हमने मध्य प्रदेश से भी यही डाटा कलेक्ट किया। तो अब ये जो टेबल है, इस टेबल इज नोन एज मैनीफोल्ड टेबल। ये है आपका मैनीफोल्ड टेबल। क्लियर है। जब हम अलग अलग टेबल्स में डाटा को एक साथ मर्ज कर दे रहे हैं एक ही कैटेगरी में, हम कैटेगरी वाइज
मतलब जैसे मेल की बात कर रहे हैं तो उसी में हम फीमेल, उसमें हम लिटरेट इलिटरेट की बात कर रहे हैं, वैसा ही फीमेल में भी लिटरेट इलिटरेट, और टोटल में फिर मेल और फीमेल, मतलब दो कैटेगरी को हम मर्ज करके तीसरी कैटेगरी में देख रहे हैं। इसमें भी एज ग्रुप्स बनाएंगे जैसा हमने फर्स्ट में बनाया। यहाँ पे भी आप एज ग्रुप बना लो 8 इयर्स तक, फिर आ जाओ 16 इयर्स तक, और उसके बाद आ जाओ 20 इयर्स तक। तो ये अब जहाँ पे कॉम्प्लेक्स डाटा बन जाता है, दैट इज मैनिफोल्ड टेबल। होप सो कि आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अगर कोई डाउट है तो उस टॉपिक को आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो के पहले उस टॉपिक का एक अलग से वीडियो बना के आपको समझा सके। ठीक है, तो यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें हम पढ़ेंगे सैम्पलिंग टेक्निक्स। यहाँ तक का अगर शेयर समझ में आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, और बिल्कुल कमेंट करिए कि समझ में आया है या नहीं आया है। अगर नहीं आया है तो नो बिल्कुल लिखिए। हम कोशिश करेंगे कि और इजी तरीके से आपको ये समझा सके अगर आपको नहीं आया हो तो। तो कल का टॉपिक रहेगा सैम्पलिंग टेक्निक्स। थैंक यू एंड हैप्पी स्टडी।